हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर हम 11 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर चैप्टर 10 अभी नहीं पढ़ाए हो। बच्चों, चैप्टर 10 हम इसके बाद पढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर 11, 12, 13 यानी 3 चैप्टर के बाद हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको खत्म कर देते हैं। बचेगा आपका 2 चैप्टर, वो बाद में चलता रहेगा। यदि जिसको फास्ट थोड़ा सा पढ़ना है तो पिछले साल का भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चैप्टर 10 आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। फिलहाल अभी चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, और आज इसका पूरा पृष्ठभूमि आप लोग समझोगे। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को परिभाषा तैयार करना है विद्युत विसर्जन का। ये विद्युत विसर्जन है क्या? देखिए, वायु से विद्युत का प्रवाह होना ही विद्युत विसर्जन कहलाता है। यानी वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत विसर्जन। वैसे तो यदि यहां पर देखिए, वायुमंडलीय दाब पर सूखी तथा धूल रहित वायु विद्युत का कुचालक होता है। यानी वायुमंडलीय दाब पर सूखी, यानी किसी प्रकार से मतलब वहां पर नमी ना हो, धूल रहित वायु अर्थात उसमें कण भी ना हो, तो जो आपका शुद्ध वायु होता है वो कुचालक होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों पे इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जिसे हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब ये विद्युत विसर्जन से संबंधित हम पूरा यहाँ पर प्रयोग समझाएंगे। जैसे फैराडे साहब, विलियम क्रुक्स का, रुंगटेन ने भी, जे थॉमसन ने भी, इन सभी ने अध्ययन किया। जैसे विलियम क्रुक्स का आप लोग 11th क्लास में कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ा था, और वो टॉपिक सेम यहां पर भी है, तो यहां पर भी मैं समझा दूंगा। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आज लेकर आया हूं, जिसको भाई साहब तैयार करना है, बस आप लोगों को सुनना है। क्लियर? आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब 1 नंबर में दी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को लिखना है वायु या गैस में विद्युत प्रवाह को विद्युत विसर्जन कहते हैं। कितना सिंपल है ना? क्योंकि देखिए, जानकारी तो अपने जगह है, लेकिन आप लोग मुख्य रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्रश्न भी आपको जानना जरूरी है। अब यदि आ जाएगा बच्चों, क्रुक्स के है ना प्रयोग को समझाइए। विलियम क्रुक्स ने किस प्रकार से प्रयोग किया था? विलियम क्रुक्स नाम है ना, विलियम क्रुक्स। इनके प्रयोग को आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये मेन रूप से इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि 12th में ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी बच्चों जानना और समझना जरूरी है। विलियम क्रुक्स साहब ने क्या किया था कि भाई साहब एक कांच की नली ले ली, लगभग ये 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली ले ली, और दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। जैसे यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पर एनोड है। अब इस पूरे नली में एक वायु चूसक पंप लगा दिया, अर्थात ये वायु चूसक पंप का मतलब है इसके अंदर के वायु को बाहर करना, जिससे अंदर का दाब कम हो जाए। साथ में यहाँ पे मैनोमीटर लगा है। मैनोमीटर का मतलब है कि अंदर के दाब को गणना करना। ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक प्रेरक कुंडली के माध्यम से जोड़ दिया गया है। अब ये प्रेरक कुंडली के माध्यम से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उच्च विभवांतर लगाया जाता है, फिर यहां से प्रयोग शुरू होता है। फिलहाल इसकी संरचना के बारे में मैंने बताया। ये तो पहले आप लोगों को पहला पॉइंट मैंने बता दिया विद्युत विसर्जन, कि भाई साहब वायु या गैस में विद्युत का प्रवाही विद्युत का विसर्जन कहलाता है। वैसे तो विद्युत का विसर्जन वायु में होता नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, वो परिस्थिति यहां पर आप लोग सीखोगे कि कैसे कुछ परिस्थिति माना गया है। तो विलियम क्रुक्स साहब ने क्या किया बच्चों, एक विसर्जन नली ली। ये आपका एक विसर्जन नली कहला गया। इस विसर्जन नली की विशेषता क्या है कि ये 3 सेंटीमीटर व्यास का है बच्चों, और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं एल्यूमिनियम के, एक तो आपका कैथोड और एक तो आपका एनोड। साथ में इसमें वायु चूसक पंप लगा है, साथ में मैनोमीटर लगा दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को यहां पर देखिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च विभवांतर के कुंडली से जोड़ दिया जाता है, या प्रेरक कुंडली की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है। अब आप बताइए भाई साहब, जब यहां पर विभवांतर लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने की कोशिश करेगा। ये तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का प्रगुण ही है। ये कैथोड से निकला एनोड की ओर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि सामान्य दाब पर, अभी वायु चूसक पंप के माध्यम से अंदर का कोई दाब परिवर्तित नहीं किया गया, सामान्य दाब पर देखा कि भाई साहब जब प्रेरक कुंडली की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रोड, ये हमारा एनोड है कैथोड है,
इन दोनों में वायु में से कोई भी विद्युत विसर्जन नहीं होता, कुछ भी हमको इसकी प्रतिक्रिया दिखाई ही नहीं देती। किंतु जब विसर्जन नली, ये आपको विसर्जन नली कहला गया, इसके अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया गया, लगभग 0.001 मिलीमीटर, इतना दाब कम कर दिया गया और फिर से विद्युत विसर्जन किया गया। मतलब विसर्जन नली के अंदर के दाब को अत्यंत कम किया गया और भाई साहब फिर से विद्युत विसर्जन किया गया, मतलब उच्च विभवांतर लगाया गया। तो देखा गया कि कुछ जो किरणें हैं वो कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। इनकी एक प्रतिदीप्त प्राप्त हुई, चमकने लगता है। कहने का मतलब जब अंदर के दाब को कम करके इसमें विद्युत विसर्जन किया जाता है, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो इस विसर्जन नली के अंदर जो एक प्रतिदीप्त है ना, प्रतिदीप्त का मतलब होता है कोई भी आपको चमकता हुआ दिखाई देने वाला रेखा हो सकता है, पर्दे पर जैसे प्राप्त प्रतिदीप्त हो जाता है, मतलब इसके क्रिया के फलस्वरूप कुछ हमें उसका भाग दिखाई दिया, वो प्रतिदीप्त होता है बच्चों। ठीक है, नलिका का भाग जो होता है, जैसे ही हमने यहाँ पर उच्च विभवांतर लगाया तो कुछ प्रतिदीप्त प्राप्त होता है या कि चमकदार हमें कुछ भाग दिखाई देता है। इससे अनुभव किया जाता है कि भाई साहब कुछ ऐसे किरणें हैं जो कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अभी यहां पर हम सिर्फ प्रयोग समझा रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तो क्लियर हो पाएगा आपको। देखिए, हमने आपको कहा विद्युत विसर्जन की वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह विद्युत विसर्जन कहलाता है। इसके अध्ययन करने के लिए हमारे प्लकर एवं क्रुक्स का सिद्धांत आपने पढ़ा है ना, प्लकर एवं क्रुक्स वही चीज है। विलियम क्रुक्स ने क्या लिया बच्चों, एक विसर्जन नली ली। इसकी विशेषता क्या है कि ये कांच की एक नली है जो 30 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास वाली नली है। इसमें एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है और इसके मतलब इस नली में बाईचूसक पंप जोड़ दिया गया है, साथ में एक मैनोमीटर लगा दिया जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है, जिसकी सहायता से कुछ विभवांतर लगाया जाता है ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच। जब सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है या विद्युत विसर्जन किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं तो अंदर कुछ भी होता ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी अंदर विसर्जन ही नहीं होता है। बोला गया था ना कि भाई साहब सामान्य रूप से यानी वायु यानी शुद्ध आपका वायु है तो वहां पर विद्युत का विसर्जन नहीं होता है, यानी हम विद्युत का विसर्जन कर तो रहे हैं, यानी यहां से हम उच्च विभवांतर लगा रहे हैं, लेकिन अंदर किसी प्रकार से वायु में विद्युत का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस वायु चूसक है ना, एक नहीं पंप बोलते हैं इसको, वायु चूसक पंप। ठीक है, इसकी सहायता से अंदर के दाब को कम कर दिया जाए, बहुत ही कम कर दिया जाए। तब देखा गया कि भाई साहब ये जो कैथोड है ना, इसके सामने कुछ प्रतिदीप्त दिखाई देते, चमकदार प्रतिदीप्त दिखाई देते हैं। अब ये चीज माना गया कि जब भाई सामान्य दाब था तो कोई अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई विसर्जन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे दाब कम किया गया और देखा गया भाई जैसे ही दाब कम करते और फिर विभवांतर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिदीप्त चमकदार भाग दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पे कुछ न कुछ किरणें निकल रही होगी। तो इसको फिर कैथोड किरणों के नाम से माना गया। क्यों? क्योंकि ये जो किरणें हैं कैथोड से निकल करके जा रही थी, इसलिए इसे हम कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। और सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने इन किरणों का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने इन किरणों का आविष्कार किया था। इसी के साथ साथ फिर आगे सन 1887 में जे टॉमसन साहब आए, उन्होंने विशिष्ट आवेश E/m की मान की गणना की। ठीक है, फिर E/m की गणना से 1913 में हमारे मिल्टन साहब आए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की आवेश के बारे में है ना बताया कि एक मूल आवेश पर कितने कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये सबको पता है। तो आगे फिर इसके आविष्कार में थोड़ा सा वृद्धि हुई। तो प्लकर एवं क्रुक्स का सिद्धांत अर्थात विलियम क्रुक्स का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों को नोट्स तैयार करना है तो कर सकते हैं, बाकी तो बच्चों इसकी पूरी कहानी है ना मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड करता हूं। जिन बच्चों के यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें आप लोग। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685 299149। तो फिलहाल यहां पर इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ये जो कैथोड था, ये कैथोड था किसी न किसी धातु का था, सही है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है कि नहीं निकला, तभी तो भाई साहब बोला गया कि यहां से कुछ किरणें निकल रही है, वो आपका कैथोड किरण है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो
तो कहीं ना कहीं सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसकी परिघटना को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहेंगे। यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, चाहे भले ही रासायनिक उत्सर्जन हो, विद्युत उत्सर्जन हो, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किस तापानिक उत्सर्जन भी होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत उत्सर्जन के नाम से जाना जाए। क्यों? क्योंकि भाई साहब उच्च विभवांतर लगाया गया था ना, उच्च विभवांतर लगाया गया था सतह पर, फलस्वरूप यहाँ से कहीं ना कहीं क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये आपका सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है, ध्यान रखिएगा भाई। यहां पर हमने कहा कि दोनों जो इलेक्ट्रोड थे इस पर प्रेरक कुंडली की सहायता से उच्च विभवांतर लगाया गया, और जब उच्च विभवांतर लगाया गया तो मतलब एनर्जी दी गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। जितना भी आज का बेसिक है वो आपको तैयार करते चलना है, और क्वेश्चन यहां से भी बनता है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, लोगों को समझ में नहीं आता। अब जैसे हमने कहा कि भाई साहब मिल्टन साहब ने आगे खोज किए थे कि एक मूल आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो ये भी आपको तैयार रखना होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितना मैं अभी आपको समझाया वो सारी चीजें हमारे नोट्स में अवेलेबल रहती हैं। ये जो आपको दिखा रहा हूं बच्चों, यही नोट्स है, अलग से कोई है ना मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर आप डेमो दिखाइए, क्या भरोसा आपका नोट्स सही हो कि नहीं, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। पूरा महाभारत यहाँ पर है बच्चों, लेकिन मैं जितना समझाया हूँ उतना यदि आप तैयार कर लेते तो काफी है। फिलहाल आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, वैसे भी जानता हूँ इतना लंबा चौड़ा महाभारत कोई नहीं लिखेगा, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिसको लिखना है तो लिख सकता है ना। पूरा कहानी लिखा हुआ है, जो मैं बताया कि मिलकर ने तेल बूंद की सहायता से भाई न्यूनतम आवेश की खोज की। यहां पर देख लीजिए, मूल आवेश की खोज की। उन्होंने बताया कि मूल आवेश, अब टोटल आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें हम गुणा कर देंगे तो टोटल किसी भी निकाय का आवेश आ जाएगा। जिसे हम क्वांटमीकृत पढ़ते हैं, चैप्टर 1 में फिजिक्स में आपने क्वांटमीकरण पढ़ा था। इसी तरीके से यहां पर आपके E/m, ई और ई में भाग देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना हो जाती है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा का छोटा मात्रक है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कितना सिंपल है, थोड़ा समझिएगा। क्या बोला गया, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम त्वरित करते हैं, तो भाई साहब वो जितना ऊर्जा प्राप्त करता है वो उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। बच्चे पढ़ते ही नहीं है ना कि ऐसा टॉपिक्स तो कभी पूछे नहीं जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लोगों को ये सब चीज ऐसे ही लगता है मजाक में। तो भाई साहब जो बच्चा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट तैयारी करता है उसको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है ना कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा ही है ना, लेकिन कब, जब 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन को, वही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो आपका K से रिप्रेजेंट करते हैं, K बराबर हो जाएगा Q × V, यानी Q आपका आवेश हो गया और कितना वोल्ट दिया गया, तो आपका बच्चों यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसी से संबंधित बहुत ही सिंपल है। कार्यफलन देखो, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि यहां पर उच्च विभवांतर लगाया गया था बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे उसका हम कार्यफलन कहते हैं। अब ये यहाँ पे बेसिक है, अगले लेक्चर में जब हम आपको समझाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का पूरा प्रकार रहेगा, वहां पे आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या रहेगी। तो बच्चों
कार्यफलन अभी आप मोटे मोटे तौर पर आप तैयार कर लें कि भाई किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है या उत्सर्जित कराना है तो कितना उसके पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो न्यूनतम ऊर्जा आपका कार्यफलन कहलाता है, जिसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 9685299149 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर करें और बेहतर रूप से तैयारी करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।